प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 जो है ये उसका खुला उल्लंघन है। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें भी जजेस ने इसको मेंशन किया था कि आज के बाद में किसी भी मजहबी मकाम को छेड़ा नहीं जाएगा, और उस एक्ट में भी लिखा हुआ है कि किसी रिलीजियस प्लेस पर कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होगी, उसमें भी ये मेंशन है। तो ये उस एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट का भी अवमानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसे ताजमहल पर कोर्ट में कुछ लोग गए और कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, 10 तरह की बातें सुनाई, सेम यही मामला ज्ञानवापी पर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ये अफसोसजनक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सब इनका संयोजित है। जैसे बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सब कुछ तस्लीम किया, ये भी कहा कि हमने देखा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिली। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो भी इनलीगल थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो भी गैर कानूनी था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये जगह जो है रामलला को दे रहा हूं। तो ये संयोजित था, बाबरी मस्जिद में भी था और इसमें भी है। शिवलिंग मिलना नहीं मिलना ये तो कोर्ट तय करेगा है कि नहीं है। मस्जिद तो है और मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, चूंकि ये अवैसी का सिद्धांत नहीं है, इस्लाम का सिद्धांत है। मस्जिद जहां एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर टूट भी जाए तो उस जगह को हम मस्जिद ही मानते हैं। बाबरी मस्जिद को भी हम आज तक बाबरी मस्जिद ही मानते हैं, वो क़यामत तक मानते रहेंगे, चाहे वहाँ मंदिर बन जाए, चाहे गिरजा गुरुद्वारा कुछ भी बन जाए, हमारे लिए बाबरी मस्जिद ही है। तो ये सब इनका प्री प्लान है। हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि ज्ञानवापी मस्जिद या काशी में मथुरा का जो मामला है ईदगाह का, या जितनी ये 300 या 3300 या 3000 जो बताते हैं, ये सब एक संयोजित प्लान है इनका, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लान को पूरा करेंगे। ये सच्चाई है। अब देखिए, हमारे देश की जो सरकार है वो सेकुलर सरकार है, संविधान से हमारा देश चलता है। संविधान में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि एक चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर किसी रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल हो। वो हिंदू है तो पूजा कर सकता है, मुसलमान है तो नमाज पढ़ सकता है, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर को संविधान के अकॉर्डिंग ये इजाजत नहीं है कि वो मंदिर की बुनियाद रखे या मस्जिद की बुनियाद रखे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास रखा, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान को तोड़ते हुए सारे काम कर रहे हैं, न ये संविधान को मान रहे हैं, न पार्लियामेंट के कानून को मान रहे हैं, न किसी कोर्ट को मान रहे हैं। कोर्ट भी सारे इनके तहत में जो भी ये चाहते हैं वो फैसला कोर्ट का आ रहा है। आज तक सरकार ने ज्ञानवापी पर जो सुनवाई हो रही है, सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार अपना एक बयान देती कि ये सही है या गलत है, लेकिन सरकार का कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब चुप हैं, इसलिए कि ये संयोजित प्लान है। दिल्ली से चलकर 5 महिलाओं का वहां जाकर कोर्ट में पीआईएल डालना, ये कोई अचानक नहीं हो सकता। पहले से प्री प्लान है, तैयार किया गया है उन 5 औरतों को, और वहां उन्होंने जाके पीआईएल डाली और सरकार इस पर खामोश है। तो ये सारा का सारा इनलीगल है, हम तो इसको लीगल ही नहीं मानते। नहीं, देखिए, अफसोस की बात यह है कि देश के अंदर जो इस तरह के स्थल हैं वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट हैं, जिनको हम नहीं सारी दुनिया मानती है। ताजमहल जैसे चीज पर पीआईएल डालना ये कहीं ना कहीं मजाकाखेजी है। अफसोस की बात है कि भाई ऐसा कर रहे हैं ये लोग, हालांकि कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन उस पर लिया। और मैं समझता हूं कि ताज जैसी जगह से जिस तरह रेवेन्यू सरकार को होता है वो कोई मामूली चीज नहीं है, वो गैर मामूली चीज है। तो ऐसी जगहों को, दूसरे ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले पर बड़ी शान के साथ में झंडा फहराते हैं। क्यों फहराते हैं? वो भी तो मुगलों का बना हुआ है, मुगलों ने बनाया उसको भी। आप मत फहराइए उस पर, बाइकआउट कर दीजिए उसका। मुगलों से इतनी चिढ़ क्यों है? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जिस वक्त मुगलों का दौर था उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
और आज हमारे देश की जीडीपी कहाँ है, आज नौकरियां कहाँ हैं, कारोबार कहाँ है, सब ये जो है अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर मुगलों का जो शासन था वो इस देश के लिए बड़ा अच्छा था। और जिस वक्त मुगल शासन करते थे कहाँ तक था हमारा देश, ईरान इराक सब ये हमारे देश में आते थे। अखंड भारत जिसको ये कहते हैं कि अखंड भारत का हमारा सपना है, अगर अखंड भारत ये कर लेंगे, ये नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, अगर अखंड भारत ये करना चाहेंगे तो 22 करोड़ पाकिस्तान के लोग, 18 करोड़ बांग्लादेश के लोग, अफगानिस्तान के लोग, इराक के लोग जो मुसलमान हैं वो देश में शामिल हो जाएंगे। तो फिर ये माइनॉरिटी में रहेंगे, मेजोरिटी में रहेंगे। जो सपना लेकर नेहरू ने पाकिस्तान दिया था जिन्ना को, वो सपना तो चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान तो मेजोरिटी में आ जाएगा, और मुसलमान मेजोरिटी में आ जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर अखंड भारत का सपना दिखा रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये देश को जहां ले जा चुके हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है कि 2035 तक हमारा देश, अगर हम पूरी मेहनत भी करें तो 2014 से पहले जहां था वहां तक नहीं आ सकता, अगर पूरी मेहनत भी इसको संवारने में, सही करने में ये आरबीआई की रिपोर्ट है, मैं नहीं बता रहा हूं। और अगर जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं कि सारी संपत्तियों को बेचते जा रहे हैं, तो फिर ये देश कहां जाएगा, कैसे होगा। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि आप देखिए, जो सपूत होता है ना, सपूत, वो बाप की दौलत को लुटाता नहीं है। जो बाप की दौलत को, कमाई हुई दौलत को, मेहनत से कमाई हुई दौलत को लुटा दे, उसको सपूत नहीं कपूत कहते हैं। ये कपूत हैं देश के लिए।